नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 और 18 में यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, तो लगभग हिंदी का कोर्स भी पूरा है आपका। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है और कैसे हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी उसके सही आंसर तक पहुँचते हैं। जितना जो भी मेरा अनुभव है आज हम इस प्रैक्टिस सेट में अनुभव के द्वारा और थोड़ा सा आप लोग भी देखेंगे जो आपने पढ़ा है और बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। मीन्स ये क्वेश्चन वर्णमाला से है जिसमें अल्प प्राण पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि प्राण वायु के आधार पे जो वर्णमाला है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अल्प प्राण होते हैं, दूसरे महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? जैसे हम लिखते हैं का, एक सेकेंड, जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, घा और अंगा। ये 5 हमने वर्ण यहाँ पर लिखे हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। तो इसमें जो पहला, तीसरा और 5वां यानी कि 1, 3 और 5 ये आपके अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं भैया? अल्प प्राण। कहने का मतलब है इनको जब बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु का प्रवाह अल्प मात्रा में होता है, थोड़ा कम होता है। बोल के भी आप देख सकते हैं का, खा, गा, घा। तो हम जब का बोलते हैं तो वायु कम आती है, खा बोलते हैं तो और तीव्र आती है, गा बोलेंगे फिर कम आएगी, घा बोलेंगे तो फिर तेज आएगी। तो वही है, बस पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण भाई का हो सकता है, खा हो सकता है, सॉरी का हो सकता है, गा हो सकता है और अंगा हो सकता है। तो इसमें यहां पर गा दिया हुआ है, अर्थात यह एक अल्प प्राण है। और ये ऐसे ही होगा नीचे तक, का, चा, टा, ता, पा, ऐसे लिखेंगे का, चा, टा, ता और पा। ये पूरी सीरीज 1, 3 और 5 ये सब अल्प प्राण होंगे और जो 2 और 4 होंगे ये महाप्राण होते हैं। ठीक है भैया। तो अगला क्वेश्चन देखो कि संधि का है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होता? किसका है? दिगंबर का। तो उसमें लिखा है दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर और दिग्धन अंबर। तो आप लोग जानते हैं कि ये व्यंजन संधि का होगा। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। तो ये होता है दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर होता है। ठीक है, का में हलंत लगेगा और ये दिगंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, जब उपसर्ग निकालना है तो सार्थक वहां से शब्द निकाल लेंगे। जैसे गमन, गमन मतलब जाना होता है, तो आगमन होता है। क्या होता है? आगमन। तो यहां पर ये जो पहला है ये वाला आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला है दवा किस भाषा का शब्द है? तो ये शब्द आपको याद करने होते हैं कि कौन सा किस भाषा का है। यहां पर दवा ये फारसी भाषा का शब्द होता है। ये विदेशज भाषा है, फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर है, दवा है, बहुत सारे शब्द होंगे। कुल मिला के यहाँ पर दवा आया है। दवा किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखिएगा शब्द, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो अपशब्द होता, अपशब्द। तो हमने आपको बताया भी है कि जो संधि होती है, संधि नहीं, संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद बताए हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि रचना है। जैसे मान लो कामायनी है या कोई भी रचना है तो किसकी है? तो व्यक्तिवाचक हो जाता था। ठीक है, कोई रचना है तो यहाँ पर एक शब्द है, मीन्स रचना है, एक शब्द है अपशब्द। तो अपशब्द क्या है? ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा है। कैसा शब्द है भैया? तो ये एक संज्ञा है, अपशब्द विशेषण नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत अपशब्द कहे, तो बहुत विशेषण है और अपशब्द विशेष्य है, और विशेष्य है तो यह संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो यहां पर क्या है? अपशब्द क्या है? विशेषण है, सॉरी अपशब्द क्या है? विशेष्य है, और विशेष्य है तो क्या है? एक संज्ञा है। जैसे बोलते हैं ना कि हमें बहुत अपशब्द कहे, तो बहुत आपका विशेषण हो जाएगा और अपशब्द क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर जब भी विशेषण विशेष्य या संज्ञा पहचाननी हो तो विशेषण से पूर्व विशेष लगाएंगे और विशेष से पूर्व, पूर्व क्या बाद में भी विशेषण पता करना है तो विशेष आगे पीछे लगाते हैं, यदि विशेष पता करना है तो विशेषण आगे पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर वही बात है। ठीक है, अगला देखो भैया, लिखा है वह धीरे धीरे चल रहा है।
वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे क्या है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है भैया, क्रिया विशेषण है। चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो वे शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता या उनके गुण या धर्म के बारे में पता चले वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिएगा, धूसर का पर्यायवाची होगा धूसर। तो खनक चोर का होता है, आप जानते हैं खनक क्या है, चोर होता है। सदन, सदन तो जानते हैं घर को बोलते हैं, आलय, आवास, अधिवास, निवास। गजवदन, गज जैसा वजन गणेश जी का है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा आपका हो जाएगा, धूसर का वेशर, धूसर का वेशर, मिट्टी से बना हुआ। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाती है, तो जीने की इच्छा आपकी क्या कहलाएगी, देखो जिज्ञासु, तो जानने की इच्छा जिगीषु, जो जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। और जीने की इच्छा होती है जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। पिपासु होता है पीने की इच्छा, जो प्यासा हो, जो प्यासा है वो पिपासु है। अगला देखो, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है इनसे। तो यहां पर कुछ पर्यायवाची दिए गए, देखो भैया, एक होता है पावक मतलब आग है, अनिल मतलब, अनल मतलब आग होता है, और अनिल मतलब वायु है, ये वाला अलग है। अनिल मतलब क्या होता है, वायु, अनिल मतलब होता है वायु, और कृषाण मतलब भी आग होता है। तो यहां पर भिन्नार्थक शब्द कौन सा पर्यायवाची से आप अलग कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला शब्द है समूहार्थक शब्द। इन्होंने पूछा है, पूछ रहा है कि समूहार्थक शब्द का चिन्ह कीजिए। मतलब समूहार्थक शब्द कौन सा है, लिंग, वचन, कारक, इससे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो समूहार्थक शब्द का मतलब होता है जो समूह को दर्शाने वाले, समुदाय को दर्शाने वाले शब्द। तो पुरुष, मनुष्य, स्त्री नहीं हो सकता। भीड़ जो है आपका ये समूहार्थक शब्द है। भीड़ क्या है भैया, समूहार्थक शब्द होता है। अगला देखिएगा, अगला है, और भीड़ एक वचन शब्द होता है, जैसे जनता एक वचन शब्द है, ठीक है। तो ये सब एक वचन शब्द है, ध्यान रखना। अगला देखो भैया, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। ये रचना पूछी गई है और बहुत बढ़िया रचना है, अशोक के फूल। अशोक के फूल महादेवी वर्मा की नहीं है, ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद। तो आप जानते हैं कि छंद के मोस्टली दो भेद होते हैं, कौन सा, मात्रिक और वर्णिक। एक मुक्तक छंद भी है निराला जी के आधार पर, जिन्होंने एक आपकी जूही की कली रचना लिखी है। बाकी व्याकरण में दो छंद हैं आपके, कौन कौन से, मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। वर्णिक मतलब होता है वर्णों की गणना पर आधारित छंद है, और मात्रा की गणना पर। यदि मात्रा की गणना पर आधारित छंद होता है तो मात्रिक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मात्रिक छंद है। मात्रिक में भी तीन आपके भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक, एक होता है विषम मात्रिक। सममात्रिक में भी आप जानते होंगे चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ठीक है, आंसू, अहिर, तोमर, आल्हा, ये सब इसी में आ जाता है। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन सा होता है, अर्ध सममात्रिक में होता है आपका दोहा है, सोरठा है, वरवय है, उल्लाला है, ठीक है। विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्पय होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर मात्रिक वाला पार्ट पूछा है, तो ये सब क्या है, मात्रिक छंद ही है, ये सभी मात्रिक छंद होते हैं, सभी क्या है भैया, मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहां पर पूछा है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहां पर आइए देखते हैं। तो उपमा सासी से सरिस समान समाना, इसमें नहीं है। उत्प्रेक्षा मनु मानो जनु जानो, ये भी नहीं है। दृष्टांत, एक बात कही जाए फिर दोबारा उसी को समझाया जाए, तो ये भी नहीं है। तो ये रूपक अलंकार, और हमने बताया भी था कि रूपक अलंकार में योजक चिन्ह की प्रधानता रहती है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह की प्रधानता रहती है। जहां पर उपमा को उपमेय का, उपमान को उपमेय का रूप दे दिया जाए, वहां पर होता है। जहां पर विशेषण को विशेष्य का, मतलब विशेष्य को विशेषण का रूप दे दिया जाए, मतलब विशेषण को ही विशेष्य मान लिया जाए, वहां पर बोलते हैं रूपक अलंकार। अगला देखो भैया, जहां पर उपमा देंगे उपमा अलंकार हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। संघ की राजभाषा क्या है और उसकी लिपि क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि भाग नंबर 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा आयोग का गठन किया गया है,
मीन्स राजभाषा के लिए वो भाग 17 आपका लिखा गया है। तो जो उसमें जो अनुच्छेद 343 है, इसमें कहा गया है कि जो हिंदी है राज की भाषा होगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, और सहायक भाषा अंग्रेजी यहीं पे कहा गया है। सहायक भाषा के रूप में कौन सी है, तो वो इंग्लिश है। ठीक है भैया, सहायक भाषा इंग्लिश रहेगी। ये कहां पर कहा गया, 343 में। 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बताया गया है। राजभाषा आयोग कि जो राजभाषा आयोग बनेगा उसमें कितने सदस्य होंगे और कैसे उसका गठन होगा, कैसे क्लियर होगा कि कौन सी भाषा राजकीय भाषा होगी या क्या प्रशासनिक भाषा है, ये बात यहाँ पर कही गई। 45 में फिर उसमें बताया गया है कि कोर्ट वगैरह के बारे में। फिर 46 में वही बताया गया कि संसद में कौन सी भाषा रहेगी, क्या सिस्टम। अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है यण संधि का संबंध किस संधि से है। किसका, यण संधि। तो आप जानते हैं यण संधि क्या है। जैसे संधि दो प्रकार की होती है, एक स्वर होती है, तीन होते हैं स्वर व्यंजन, और एक संधि होती है विसर्ग। कौन सी है भैया, विसर्ग संधि। तो व्यंजन में जहां पर व्यंजन की प्रधानता रहती है, विसर्ग में विसर्ग की प्रधानता मीन्स अवश्य होगा, स्वर में स्वर की प्रधानता रहती है। स्वर की 5 उपभेद होते हैं स्वर संधि के। उसमें दीर्घ संधि होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है, गुण संधि होता है और वृद्धि संधि होता है। तो इसमें पूछा गया है यण संधि किसका भेद है, तो ये आपका स्वर संधि का भेद होता है। अगला है खग का अर्थ नहीं है। खग मतलब पक्षी होता है। पक्षी क्या, जितनी भी चीजें, ख मतलब होता है अंतरिक्ष, गा मतलब होता है गमन करने वाला। खग में ख और गा 2 शब्दों से बना है। ख मतलब होता है अंतरिक्ष, गा मतलब होता है गमन करने वाला, गमन करने वाला। तो जो चीजें अंतरिक्ष में गमन करने वाली होती हैं वो खग कहलाती है। देखो बाण है, बाण छोड़े जाते तो अंतरिक्ष में वायु में प्रवाहित होते हैं। आकाश, आकाश नहीं होता है, आकाश बादल हो सकते हैं, मेघ होता तो हो जाता खग, लेकिन पक्षी है ये भी होता है। तारा, तारा तो होते हैं घूमते, लेकिन आकाश नहीं घूमता। तो इसका उत्तर क्या है, आकाश ही होगा। अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन है मुट्ठी गरम करना। अच्छा, मुट्ठी गरम करना तो जानते हैं आप लोग, बोलते हैं कि ये काम नहीं हो रहा तो मुट्ठी गरम कर दो। तो क्या है, घूस देना। क्या होता है भैया, घूस देना। मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है, घूस देना। अगला देखो, प्रथम हिंदी दिवस, प्रथम हिंदी सम्मेलन। अच्छा, तो ये भी हिंदी से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रथम बार 1975 में कहा हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था, नागपुर। नागपुर कहाँ पर पड़ता है भैया, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला देखो, वार्तिका। वार्तिका शब्द का तद्भव बताना है। तद्भव यानी कि वार्तिका क्या है, तत्सम। तो मातृका नहीं होगा, लतिका भी नहीं होगा, कृतिका और जो मातृका का तो माता होता है, लतिका का लता होता है, ये होता है आपका तद्भव। क्या होता है, बत्ती, है ना। बत्ती क्या होता है भैया, वार्तिका का तद्भव। अगला देखो, कौन सा शब्द विकृत नहीं होता है। विकृत का मतलब होता है जिसमें कोई व्यय ना हो। क्या ना हो, व्यय। क्या ना हो, व्यय। व्यय का मतलब होता है जिसमें विकार ना हो। क्या ना हो, विकार। विकार, व्यय या विकार ना हो तो क्या होता है, अव्यय होगा या फिर अविकारी होगा। अविकारी यानी कि जिस शब्द में, जिस वर्ण में, जिस पद में विकृति नहीं होगी तो वह या तो अव्यय होगा या तो फिर अविकारी होगा, और जिसमें हो गए तो वो व्यय होगा या फिर विकारी होता है। तो यहां पर पूछा गया है विकृत नहीं होता है तो वो अव्यय होता है। और व्यय होता क्या है, जिन शब्दों में व्यय है मतलब कोई बीमार तो होगा नहीं शब्द, शब्द में बस लिंग, वचन और कारक परिवर्तित हो जाएंगे तो विकारी होगा, अन्यथा वो अव्यय या अविकारी होता है। ये 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। या, रा, ला और वा। तो इनमें से जो भी यहां पर होगा वो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो वा यहां पर लिखा हुआ है और वा क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है, ये हमने लिखवाई भी है आपकी। सूर सागर सूरदास की रचना है, किस भाषा में है, तो व्रज भाषा में। वैसे भी ये कृष्ण से जुड़े हुए रहे हैं, कृष्ण शाखा के हैं, अष्ट साहब कवियों में भी इनका नाम है, और ये व्रज क्षेत्र में ही कृष्ण जी भी रहे हैं, तो ये व्रज भाषा की रचना है। अगला देखो, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य में किस प्रकार का है, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। देखो भाई, अब हम एलिमिनेट करेंगे, हमको नहीं पता है ये कौन सा वाक्य है और क्या कहानी है, लेकिन हम ये जानते हैं यदि प्रश्नवाचक होता तो प्रश्नवाचक शब्द होता और प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता, इसमें नहीं है। विस्मयादि बोधक होता तो विस्मय सूचक चिन्ह होता, विस्मयवाचक शब्द होता, यहां पर नहीं है, तो दो तो नहीं होंगे, या तो विधिवाचक होगा और या तो इच्छावाचक होगा। तो विधिवाचक का मतलब होता है ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, मीन्स सरल या साधारण वाक्य को विधिवाचक वाक्य कहा जाता है, और पूरी हो गया हो, वो कार्य क्या हो, पूरा हो गया हो। जैसे राधा ने विद्यालय चली गई, उसने पाठ याद कर लिया, विधिवाचक में कार्य पूरा होता है, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य में कार्य की निरंतरता रहती है, विधिवाचक में कार्य पूरा रहता है। अर्थ के आधार पर विधिवाचक भेद होता है, 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो भैया, विधिवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, मीन्स भविष्य में, कि मतलब ये बात कही गई है या इच्छा करी गई है कि भैया जितना पैदा कर रहे हो उसमें थोड़ा अवश्य बचा लो। ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, जहां पर अच्छी बात कही जाए, आशीर्वाद दिया जाए, राय दिया जाए, ठीक है। जैसे बोला जाए गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आप सफल हो जाएं, ये इच्छावाचक है। आप खुश रहें, इच्छावाचक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक। जो हम कामना करते हैं, तो ये कामना करी गई है, एक बात कही गई है कि भैया ऐसा है, जो पैदा करो उसमें से थोड़ा अवश्य बचा लो। सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये बताया गया है। अगला देखिए भैया, हाँ अगला है क्या कि एक खंड है और उसमें से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। कई सारे बच्चों के ये था कि मतलब कैसे सॉल्व करना है, तो देखो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उनको याद भी रखना है। पहला क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, मतलब व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंका जताई गई है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन व्यक्तित्व के प्रति शंका वगैरह के बारे में बताया गया है। दूसरा है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की महत्वपूर्ण, ये शिक्षा होगा यहां पर भैया, शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है विज्ञानाधृत, यानी कि विज्ञानाधृत शिक्षा की महत्वपूर्ण देन क्या है, मतलब विज्ञान के द्वारा जो हमने सीखा है वो शिक्षा कैसी है, उसमें क्या है और क्या नहीं है, तो इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, संकाल वाला एक है जीवन के प्रति, एक विज्ञान से संबंधित। अगला है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, रोका जा सकता है होना चाहिए था, रोका जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, किस लिए सर्वांगीण विकसित नहीं कहा जा सकता है। अगला है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो देखेंगे कि क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से हम आएंगे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 24 और पढ़ेंगे अपना। देखिए कैसे पढ़ते हैं, शिक्षा, जहां जहां शब्द मिलेंगे उसको हम अंडरलाइन भी करते रहेंगे। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश की पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव एकांकी विकास बना दिया। एकांकी एक क्षेत्र में, पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञानाधृत यानी कि विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश हो सकता है, वही समूल नाश या भस्मासुर वाली बात है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर
का हाथ ना बन जाए, ये हो गया। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो भस्मासुर बन जाएगा। तो भस्मासुर यहां से बन रहा है भैया, ठीक है। अगला देखो, तो बन जाता है, इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकते हैं। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो क्यों शंकाग्रस्त है? ये अपरिसीमित जो आपकी ये बात है, देखो शंकाग्रस्त क्यों है? क्योंकि वह क्या है, विज्ञान की मानव के प्रति आस्थावान है, तो गलत बात है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, सीमित भौतिक शक्तियों का नहीं होगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो यही होगा। क्वेश्चन देखिए भैया, लिखा है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए शंकालु क्यों है? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों के प्रति भयभीत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो क्या भैया महत्वपूर्ण देन है? जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो यह अपरिसीमित होगा, जीवन की अपरिसीमित भौतिक विकास। ठीक है, ये आपका कहीं हमने दिखा था, अपरिसीमित जीवन का विकास के कारण ही ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर नीचे कहीं था, भस्मासुर बनने से इस सत्य को क्या कैसे रोका जा सकता है? जब राष्ट्र की, मतलब यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, यानी कि व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, क्षुद्रता बन जाती है, भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य के प्रत्येक जो है अणु विस्फोट शक्तियों में, तो ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भस्मासुर। हाँ, ये देखो, नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ, ठीक है, तब इससे हमारे जीवन में भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, मीन्स इससे बन सकता है। तो यही पूछा गया है कि कैसे रोका जा सकता है? तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों के विकसित करके। थोड़ा सा सेंस वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे तभी कर पाएंगे। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। जो आधुनिक मानव का विकास हुआ है उसको सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। तो क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये बात हम इसमें ढूंढेंगे कि आधुनिक मानव को सर्वांगीण विकास क्यों नहीं कहा जा सकता है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, जीवन में आशातीत, गतिशील। तो ये तो नहीं होगा ऊपर वाला, ये भी नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ से, तो आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। यहाँ पर भौतिक पूर्णतया विकास को एकांगी बना दिया जाता है। पिछली शताब्दी में विकास से सूत्र तो विज्ञान के हाथ में पहुंच गए और मानव सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। सर्वांगीण इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित हो गए हैं। यही होगा भैया, सी वाला होगा। आधुनिक मानव को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, इसीलिए इसका संपूर्ण विकास नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, अणु विस्फोट की, तो जब ही व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, तो राष्ट्र भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य के प्रत्येक सामने रखकर अणु विस्फोट के मानव लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। तो ये वाली बात है इसमें, जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, ये वाली बात है। अगला देखो भाई, हाँ अगला देखो, तो ये आपके खंड है। एक टाइम तो लगेगा, 5 क्वेश्चन है, तो आप मान लो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट तो लगेंगे ही, ठीक है, क्योंकि पढ़ना होता है पैरा, फिर इसमें चले भी जाते हैं जो मार्क किया था, तो थोड़ा टाइम लग गया इससे। अगला देखेंगे भैया, और आप मार्क जरूर करते रहेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे कि मतलब ये भस्मासुर क्यों बन जाता है। तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली कंफ्यूजन करेगी, तो उसको देख लेना है कायदे से कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के परिप्रेक्ष्य में कही गई कि ऊपर वाली की नीचे वाली लाइन ऊपर वाले के परिप्रेक्ष्य में कही गई। कहीं नीचे लाइन में समझा देगा उस बात को, कहीं ऊपर वाली लाइन में समझा के फिर नीचे वाली बात को कहेगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है जानते हैं? निर्वेद होता है। क्या होता है भैया? निर्वेद होता है।
रति जानते हैं किसका होता है, श्रृंगार, शोक, करुण, विस्मय, आश्चर्य, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, अगला देखो भैया, ये हमने बताया भी है, स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगला देखिए भैया, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ। लोकोक्ति है, पूरी बात है, तो वह कहते हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जब बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी ना खाओगे, कांटे ही मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पर। अगला देखिए नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, यानी भूमि के अंदर की तो क्या होता है, भूगर्भवेत्ता, नृतत्व शास्त्री, पुरातत्ववेत्ता, भूकंपवेत्ता। तो भूकंपवेत्ता भूकंप के बारे में, पुरातत्व पुरानी चीजों के बारे में, नृतत्व वाला भी नहीं, भूगर्भवेत्ता होता है। ठीक है भैया, अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। कैसा है, अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो। साहस नहीं, पुस्तक नहीं, अंबर लिखा हुआ है। अंबर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, और आपका आकाश भी होता है, जल भी हो जाता है, ठीक है, बादल भी होता है, तो अंबर के कई सारे मतलब होते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वसुंधरा। अच्छा, वसुंधरा, वसुधैव, क्षिति, पृथ्वी, ठीक, किसके हो जाएंगे, पृथ्वी का ये है। वसुंधरा किसका है भैया, पृथ्वी का है, धरती का है। ठीक है, भूधरा, धरती, धरणी, वसुंधरा, वसुधैव, क्षति। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़, झमाझम, खटाखट, फटाफट, सरासर, धमाधम, लुटिया बिटिया, खटिया मचिया, तो ये सब देशज शब्द होते। कैसे होते भैया, देशज। जिन शब्दों के मूल विकास के विषय में कोई जानकारी ना हो, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला शब्द देखिएगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिए गए हैं जिनमें सही काल पहचाना। देखो भाई, काल पहचानना है। काल क्या है भाई, देखो लिखा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, तो मेरी गाड़ी ना छूटती। बात हो चुकी है, गाड़ी छूट चुकी है। यदि मैं समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, गाड़ी छूट चुकी है, देर हो चुकी है, यानी कि भूत की बात है। भूत की बात है, शर्त भी है, यदि मतलब पहले पहुंच जाता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। तो संदिग्ध भूतकाल तो नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल तो है ही नहीं। अगर जो होता है गाड़ी छूट चुकी है तो आसन्न भूतकाल हो जाता, तो आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, जहां शर्त के द्वारा, शर्त के आधार पे किसी कार्य को पूर्व समय में, भूतकाल में होने को दर्शाया जाता है या पूरा होने को दर्शाया जाता है, वहां पर आसन्न हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। हेतु हेतु मत 2 जगह होता है, एक तो कहां पर होता है, भविष्य हेतु हेतु मत, एक होता है भूत हेतु हेतु मत। वर्तमान में हेतु हेतु मत जैसा कोई काल नहीं है। भेद कितने हैं, भूतकाल के तो 6, वर्तमान काल के 5 और भविष्य काल के 3 है। तो ये काल से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। फिर 36 है, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के कुल भेद कितने हैं, 8। मूल भेद यदि पूछता तो 6 थे, मूल भेद 6 होते हैं, वैसे कारक के कितने भेद हैं, तो 8। आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, सब रहता है। अगला है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है, बिहारी। तो आप जानते हैं कि खड़ी जो हिंदी है उसके 5 अपभ्रंश हैं, ठीक है, कौन कौन से, सौर सैनी अपभ्रंश, तो उसमें राजस्थानी और आपका पश्चिमी हिंदी होता है। फिर मागधी अपभ्रंश बिहारी उसमें आती है। फिर अर्धमागधी तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी है आपकी, पूछा गया है बिहारी हिंदी, तो किसमें आएगी, मागधी अपभ्रंश। कौन सा है भैया, सॉरी अर्धमागधी पे हमने लगा दिया, गलत है, ये मागधी अपभ्रंश यहां पर लिखा है। यहां पर अर्धमागधी में क्या होता है, तो ये होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी इसमें आएगा। पैसाची अपभ्रंश पंजाबी वाला रहता है। सौर सैनी अपभ्रंश के 2 होते हैं, एक राजस्थानी हिंदी और एक का पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर। इसी में पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आपकी आती है, ब्रज वगैरह भी इसी में आती है, ठीक है। तो ये आपके थे 37 क्वेश्चन थे और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है। और अब हम लोग बस प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, बातों को बस दोहराना है। नई चीज़ें नहीं भी तैयार हो कोई दिक्कत नहीं, जो पुराना पढ़ा है जिसमें कन्फ्यूज़न है उसको बस दोहराते रहिएगा
और ईश्वर चाहेंगे आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। इन्हीं शुभकामना के साथ इस क्लास का आज हम अंत करेंगे। और चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक शेयर, और जो भी कमेंट हो, आपके जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में अपना बताते रहिएगा, उन पे सुझाव पे कार्य किया जाएगा। अब बस क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।